सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपने सिविल सर्विसेज की तैयारी के तहत आज मैं पॉलिटी के एक लेक्चर को लेकर आज यहां उपस्थित हुआ हूं। पॉलिटी का वह महत्वपूर्ण लेक्चर प्रारंभ करूं इससे पहले मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि हिंदी माध्यम के शक्ति को, ताकत को पुनः स्थापित करने के लिए जिस यज्ञ और हवन का आह्वान पूरे भारतवर्ष में किया गया है, उसमें एक छोटा सा आहुति देने के लिए हमारी कोचिंग भी प्रयासरत है और इसके तहत विशुद्ध हिंदी माध्यम का एक जनरल स्टडीज का फाउंडेशन बैच हम लोग प्रारंभ किए हुए हैं, जो प्री कम मेंस का बैच है, जिसमें प्रारंभिक सह मुख्य परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी विधिवत, और कोशिश यह किया जाएगा कि सघन लोक सेवा आयोग को जवाब दिया जा सके कि रणबांकुरे भारत में मैकाले की कोई औलाद नहीं है जिनको हिंदी अंग्रेजी जानना बहुत आवश्यक है। और इसी प्रयास को लेकर हमारे विक्रमादित्य आईएएस कोचिंग ने हिंदी माध्यम का विशेष फाउंडेशन बैच प्रारंभ किया है, ताकि हम हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थियों को सिविल सेवा में सफल कराने की ओर अपना परिश्रम कर सके। ठीक है, अतः जिस विद्यार्थी को हिंदी माध्यम में विशेष तैयारी करके सफलता प्राप्त करना है वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बस मंथली कुछ रुपए में उनके पूरी कोर्स की तैयारी करवाई जाएगी। आज हम लोग पॉलिटी के लेक्चर के तहत 42वां संविधान संशोधन लेकर उपस्थित हुए हैं। 42वां संविधान संशोधन 42 अमेंडमेंट एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और यह टॉपिक न केवल प्री परीक्षा में आता है बल्कि यह मेंस परीक्षा में भी आता है। और लगभग आज तक सिविल सेवा परीक्षा में 42वें संविधान संशोधन के तहत कई सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। एक नहीं, कई सारे प्रश्न। मुख्य परीक्षा में जब ये आ जाता है तो हमारे पास इसकी एक कलेक्टिव जानकारी होना बहुत आवश्यक है। यत्र तत्र हम पढ़ते रहते कि 42वां में ये हुआ, 42वां में ये हुआ, लेकिन एक जगह समराइज करके जानकारी होना, कलेक्टिव जानकारी होना, यह बहुत आवश्यक है। इसी कारण से आज हम यहां पे देखिए, मैंने आपको बताया कि अपने लेक्चर के तहत हम केवल वीडियो क्लासेस बनाकर सब्सक्राइबर और लाइक्स प्राप्त करने के लिए नहीं बनाते हैं, क्योंकि इस ओर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है और इसको अलग से पढ़ाकर इसका पूरा कलेक्टिव तैयारी करने की तरफ लोग कम ध्यान देते हैं। इसीलिए अलग से इस पे हमने लेक्चर वीडियो बनाया है, ताकि आप इसको पढ़ें और 42वां संविधान संशोधन के तहत चाहे प्री का प्रश्न आवे चाहे मेन का प्रश्न आवे, आप उसको आसानी से हल कर सकें। ठीक है, तो यही कारण है कि आज हम लोग अपने इस लेक्चर के तहत 42वां संविधान संशोधन को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, 42वां संविधान संशोधन विधिक इतिहास का एक ऐसा संशोधन था जो 1976 में हुआ, 1976 में हुआ, और इस 42वें संविधान संशोधन के तहत बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। अच्छा, केवल बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किए गए, बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में परिवर्तन किए गए। बहुत परिवर्तन नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में परिवर्तन किए गए। और वो परिवर्तन इतना ज्यादा था कि आपको जान के आश्चर्य होगा कि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कह दिया गया।
इंदिरा गांधी ने अपने तानाशाही रवैये का प्रयोग करके या अपने शक्तिशाली पद का प्रयोग करते हुए मन चाहा संविधान संशोधन किया। कुछ तो ऐसे संविधान संशोधन किए इन्होंने जो संविधान के स्वरूप को ही विकृत कर दे रहा था, जो संविधान के मूलभूत ढांचे को ही डिस्टर्ब कर दे रहा था। ठीक है, तो आइए, हालांकि उसमें कुछ अच्छे भी चीजें थी, ऐसा नहीं कि सब गड़बड़ ही होगा। गड़बड़ या अच्छा कहने का यहां मूल्यांकन नहीं हो रहा है, हम बस यही देखने जा रहे हैं कि कौन ने संविधान के मान माया को बढ़ाया, किस संशोधन ने, और किस संशोधन ने संविधान के मान माया को गिराया। हमारा उद्देश्य यहां निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। किसी पार्टीगत, किसी जातिगत, धर्म के आधार पर विश्लेषण सिविल सेवा की तैयारी में हो ही नहीं सकता। चाहे सिविल सेवा का विद्यार्थी हो, चाहे सिविल सेवा का शिक्षक हो, निष्पक्षता इनका पहला गुण होना चाहिए। एक निष्पक्ष कैंडिडेट ही सिविल सेवा में सफलता की ज्यादा संभावना रखता है। तो आइए, 42वें संविधान संशोधन में पहला अमेंडमेंट क्या हुआ। 42वें संविधान संशोधन के तहत पहला अमेंडमेंट यह हुआ कि 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान के भाग 4 का में फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। ठीक है ना। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत कुल 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। यानी जो मौलिक कर्तव्य पहले संविधान में विद्यमान नहीं थे, उनको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में क्या किया गया, समाहित किया गया। अच्छा, आप ये भी जानते होंगे कि संविधान के पुनरीक्षण के लिए एक स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई थी। तो उसी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश। अच्छा, ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, रटने की भी बहुत जरूरत, समझ लीजिए आप इसको, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जो मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए, असल में वो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर इसको शामिल किया गया था। इसके अलावा नंबर 2, प्रस्तावना में या उद्देशिका में यानी प्रियम्बल में, ठीक है ना, प्रियम्बल में उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द शामिल किए गए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो हैं इसमें शामिल किए गए प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से उद्देशिका में या प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को शामिल किया गया। जो जहां एकता शब्द था, राष्ट्र की एकता, वहां राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द शामिल किया गया। ठीक है ना। समाजवादी शब्द और पंथ निरपेक्षता शब्द, इसके बारे में मैंने बताया है कि समाजवाद रूस वाला समाजवाद नहीं था, चाइना वाला समाज, एक अलग वीडियो मैंने विस्तार से बताया है इसको। फिर पंथ निरपेक्षता के बारे में मैंने बताया कि भारत का पंथ निरपेक्षता, दूसरे देश की धर्म निरपेक्षता, दोनों में अंतर, ये सब चीज मैंने बताया है। हमारी धर्म निरपेक्षता दूसरे देशों की धर्म निरपेक्षता से बिल्कुल अलग है। हमारे वहां धर्म कर्तव्य पालन है, दूसरे देशों में धर्म केवल पराशक्ति को स्वीकार करना है। हमारे वहां बिना पराशक्ति के ही अगर मानव सेवा और कर्तव्य पालन किया जाए तो वही भारतीय धर्म है, जो युग युगांतर से सनातन धर्म के रूप में एक अजस्त्र धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया कि उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सब शामिल किया गया है। किससे? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से तीसरा जो विशेष कार्य किया गया वो ये शामिल किया गया कि भाई देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 74 था वो ये बता रहा था कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा
जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और प्रधानमंत्री उसी के सलाह पे कार्य करेगा। यह विवाद हमेशा डिस्टर्ब होता था कि भाई सलाह मानने के लिए बाध्य है कि नहीं। 42वें संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह को मानने के लिए बाध्य है। 42वें संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। अब यह समस्या ही समाप्त हो गई। क्या समस्या समाप्त हो गई कि राष्ट्रपति जो है उसमें लिखा है कि भाई राष्ट्रपति उसके सलाह से कार्य करेगा। अब सलाह के कार्य करेगा तो यह तो बात क्लियर नहीं था कि सलाह मानने के लिए बाध्य है या नहीं है। लेकिन 42वां संविधान संशोधन ने पिक्चर क्लियर कर दिया कि नहीं, वह उसका सलाह मानने के लिए बाध्य है। एक प्रकार से राष्ट्रपति को रबर स्टैंप बना दिया गया कि जो भी सलाह देगा, जो भी कार्य करेगा, आप बस ठप्पा लगाइए, ज्यादा कुछ डिस्कस मत करिए। 42वें संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति को एक नाम मात्र की कार्यपालिका बनाने की प्रक्रिया को और गहन कर दिया कि भैया हाँ वो है ही, ऐसा नहीं कि वो नहीं है वो रबर स्टैंप। अपने तानाशाही मनमानी रवैये को और आगे बढ़ाते हुए इंदिरा गांधी ने एक बड़ा संशोधन कर दिया। क्या? इस 42वें संविधान संशोधन से एक प्रमुख संशोधन यह कर दिया कि चाहे वो संसद हो और चाहे वो यानी कि चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा को, उसका कार्यकाल बढ़ाकर 1 वर्ष और कर दिया गया, यानी 6 वर्ष कर दिया गया। अभी तक कितना है? 5 वर्ष था, 5 वर्ष है ही, और उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 6 वर्ष। ये तो बहुत बड़ी बात थी। संविधान ने 5 वर्ष बनाया था, आपने बढ़ाकर उसको 6 वर्ष कर दिया। ये तो मनमाना संविधान संशोधन हो गया। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा का कार्यकाल और राज्यसभा का कार्यकाल बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 6 वर्ष कर दिया। यह एक बहुत बड़ा संशोधन था। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि होता क्या था कि चाहे वो संसद के किसी सदन की कार्रवाई हो, लोकसभा यानी राज्यसभा, और चाहे वो राज्य विधानमंडल की कार्रवाई हो, गड़ा पूर्ति होना माने कोरम होना बहुत आवश्यक है। कोरम का मतलब 1/10 सदस्य जरूर रहेंगे। भाई एक कुछ ऐसा थोड़ो कि 2 सदस्य से ही संसद या विधानसभा चल जाएगा, ऐसा नहीं है। 1/10 सदस्य जिसको कोरम कहा जाता था, गण पूर्ति कहा जाता था, वो होना बहुत जरूरी था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन से इंदिरा गांधी ने हटा दिया और कह दिया कि संसद की कार्रवाई चाहे विधानमंडल की कार्रवाई बिना गणापूर्ति के भी चल सकती, बिना कोरम के चल सकती है। चारों लोग यानी अगर बैठ जाएं तो संसद की कार्रवाई चल जाएगी। ये तो अपने आप में संविधान को एक विकृत कर देने वाली बात थी। इसके अलावा अपने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हुए और अपने आप को कुछ और ज्यादा शक्ति देते हुए इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 368 में भी संशोधन कर दिया। आर्टिकल 368 में खंड 4 जोड़ा गया और खंड 4 जोड़कर यह बताया गया कि अगर संसद कोई संविधान में संशोधन करती है तो उसका न्यायालय में चुनौती दिया ही नहीं जा सकता है। इसका मतलब हम जो चाहे संशोधन करें, भारत का कोई भी न्यायालय उसमें उसके बारे में उसकी न्यायिक पुनरीक्षा यानी न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है। यानी हम अगर ऐसा भी कोई संशोधन करें जो संविधान को विकृत करता है, जो संविधान के ढांचा को बर्बाद करता है, जो शासन व्यवस्था को नष्ट करता है, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बहुत बड़ी बात थी। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इंदिरा गांधी पूरी सत्ता अपने हाथ में ले रही थी, पूरी सत्ता उनके हाथ में आ रहा था। अब बताइए, कोई भी वो संशोधन करेंगे, न्यायालय में चुनौतियां नहीं दिया जा सकता। ये तो बहुत बड़ी बात थी। ठीक है,
इसके अलावा एक और बड़ा परिवर्तन किया गया आर्टिकल 31 ग, आर्टिकल 31 ग में संशोधन किया गया और संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि यदि सरकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कोई कानून बनाती है या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के संबंध में कोई कानून बनाती है, तो वो नियम या कानून या प्रावधान इस आधार पर उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं कि वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। तो देखने में क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि इस 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही क्या किया गया, नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दे दिया गया। नीति निर्देशक को क्या किया गया, मौलिक अधिकारों पर क्या दे दिया, वरीयता दे दिया गया कि भाई अगर कहीं 31 ग कहीं अगर मान लीजिए हम राज्य के नीति निर्देशक तो बहुत विस्तृत है, तो अगर उनके संबंध में हम कोई कानून बना देते हैं और वो मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो चुनौती नहीं दिया जा सकता। तो वो 31 ग के तहत जो है वो इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते न्यायालय में कि भैया वो जो है मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। हालांकि अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों का हनन होता सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, लेकिन वहां ये रद्द हो गया। इसके अलावा अपने संशोधन को और आगे बढ़ाते हुए देखिए कई सारे संशोधन मैंने आपको बता दिए, कई सारे प्रावधान बता दिए क्या क्या किया गया। अगर इन चीजों को आप बार बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। एक जगह ये जानकारी देखिए, ये बहुत जरूरी है। प्री में तो इंपॉर्टेंट है, मेंस में इंपॉर्टेंट है, और प्री और मेंस में दोनों के लिए समान इंपॉर्टेंट है। और चूंकि इस ओर ध्यान नहीं व्यक्ति का जाता, जब एग्जाम में आ जाता है तब इस पर विश्लेषण शुरू होता है कि अरे भाई यहां कहां से गया, कि 42वें संविधान संशोधन के तहत होने वाले संशोधनों का वर्णन करिए या उसके तहत लाए गए नए प्रमुख प्रावधानों का वर्णन करिए। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान क्यों कहा जाता है, अब हल करिए। अच्छा, वन शिक्षा, इसको किस संविधान संशोधन के तहत राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया, तो बिल्कुल सही बात है, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया। 42वें संविधान संशोधन के तहत वन शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, बाट माप, ये इत्यादि सारी चीजें जो हैं वो पहले राज्य सूची में थी, राज्य सूची में कहां ला दिया गया, समवर्ती सूची में ला दिया गया। अच्छा, इसके अलावा और क्या किया, अनुच्छेद 352 में एक प्रावधान राष्ट्रीय आपात का प्रावधान था, और इसके लिए जो था कि पूरे देश में राष्ट्रीय आपात लगे। लेकिन इसके तहत यह प्रावधान कर दिया गया कि पूरे देश के अलावा अगर किसी देश के किसी भाग में भी राष्ट्रीय आपात लागू कर दिया, उसके लिए यह जरूरी नहीं है। यह प्रावधान ठीक था भाई, एक एरिया में अगर सेंसिटिवनेस पैदा हो गया है, संवेदनशीलता पैदा है, और वहां आपात तो उधर लगा दो, ये एक बढ़िया प्रावधान था। ऐसा नहीं था मौलिक कर्तव्यों का लाया गया, ये भी बढ़िया प्रावधान था। ऐसा नहीं, जो सही है वो सही है, और जो गड़बड़ है उसका खंडन होना बहुत जरूरी है। देखिए, भारतवर्ष में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र जो है वो मर्यादित खंडन की मांग करता है। अगर लोकतंत्र का पतन उस दिन से प्रारंभ हो जाता है जब सुधी जन, बुद्धिमान जन, शिक्षित जन, बौद्धिक जन स्वस्थ आलोचना करना बंद कर देते हैं। स्वस्थ आलोचना सरकार को जागरूक करती है, जागृत करती है, और यह किसी का भी होना चाहिए। स्वस्थ आलोचना व्यक्ति में सुधार भी लाता है। स्वस्थ आलोचना को किसी को रोकना ही नहीं चाहिए। कहावत भी है, निंदा नीरे राखिए चंदन कुटीर छवाई। लेकिन निंदा जो है वो स्वस्थ होना चाहिए। गाली गलौज, लात घूसा मार, ये नहीं होना चाहिए। आलोचना, अगर किसी व्यक्ति के अंदर क्षमता है, दम है, तो ऐसी आलोचना करे जो उस व्यक्ति को लगे कि नहीं, वह बिल्कुल सही कह रहा है, हमारे अंदर ये गलती है। तो ये भारतवर्ष में कोई भी सरकार नहीं कह सकती कि हमारा खंडन नहीं होना चाहिए। खंडन मंडन दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो अपने 42वें संविधान संशोधन के तहत हमने देखा
कि कितने परिवर्तन, कितने बड़े परिवर्तन किए गए, चाहे मौलिक कर्तव्य लाए गए, चाहे उद्देशिका में परिवर्तन किया गया, चाहे लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, चाहे अनुच्छेद 31 में संशोधन करके राज्य के नीति तत्वों को वरीयता दे दिया गया मौलिक अधिकार पर, चाहे मंत्रिपरिषद के सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया, ये तमाम संशोधन किए गए और इतना बड़ा ये स्वरूप धारण कर गया कि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाने लगा। ठीक है, अगर आप बार बार इस लेक्चर को देखेंगे, बार बार इस लेक्चर को सुनेंगे, समझेंगे, आपको याद भी हो जाएगा और याद होने के साथ आप मेंस में डायरेक्ट लिख सकते हैं और डायरेक्ट लिखने के साथ अगर प्री में कोई प्रश्न आता है तो बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ मैं उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।